नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब लकड़ी जलती है तो जो गर्मी महसूस होती है वो पूरी ऊर्जा है या उसका सिर्फ एक हिस्सा? या जैसे आप ठंडे पानी में नमक खोलते हैं और ग्लास ठंडा हो जाता है, वो ठंडक कहाँ से आई? हाँ, बिल्कुल। इन रोजमर्रा के सवालों के तार जुड़े हैं विज्ञान के एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट से, एंथैल्पी। एंथैल्पी? हाँ, हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। कोशिश करेंगे एंथैल्पी के राज को खोलने की आसान भाषा में। बिल्कुल। एंथैल्पी को समझना मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऊर्जा कैसे बदलती है, उसके लिए ये बेहद जरूरी है। ये हमें बताती है कि किसी सिस्टम में कुल कितनी ऊर्जा है। सिर्फ अंदर की ऊर्जा नहीं, बल्कि वो ऊर्जा भी जो दबाव और आयतन मतलब प्रेशर और वॉल्यूम से जुड़ी है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? शायद इसकी परिभाषा से। हाँ, वहीं से। स्रोतों में इसे H अक्षर से दिखाते हैं। तो ये एंथैल्पी है क्या चीज? इसे डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, एंथैल्पी यानी H को समझने के लिए पहले सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी U को समझना होता है। ठीक है। ये सिस्टम के अंदर की सारी ऊर्जाओं का जोड़ है, जैसे अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब कुछ। ओके, अंदर की कुल ऊर्जा। हाँ, लेकिन एंथैल्पी सिर्फ U नहीं है, इसमें एक और चीज जुड़ती है, प्रेशर P और वॉल्यूम V का गुणनफल PV। PV। हाँ, PV। तो गणित में कहें तो H = U + PV। एक मिनट, यू तो समझ आया, सिस्टम की अपनी अंदरूनी एनर्जी, लेकिन ये पी भी क्यों? प्रेशर वॉल्यूम वाली ऊर्जा, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। अजीब लग सकता है, पर यही एंथैल्पी की खासियत है। सोचिए, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो आप हवा की आंतरिक ऊर्जा U तो बढ़ा ही रहे हैं ना, लेकिन साथ में गुब्बारे को फुलाने के लिए मतलब उसका वॉल्यूम V बढ़ाने के लिए आपको बाहर के हवा के दबाव P के खिलाफ काम भी करना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, धक्का देना पड़ रहा है हवा को। बिल्कुल। ये PV वाला हिस्सा एक तरह से उसी काम को दिखाता है जो सिस्टम को अपना साइज बनाए रखने या बदलने के लिए बाहरी दबाव के खिलाफ करना पड़ता है। तो एंथैल्पी इन दोनों चीजों को, अंदर की ऊर्जा और ये बाहर के दबाव के खिलाफ वाला काम, एक साथ ले लेती है, खासकर उन हालातों के लिए जो सबसे आम है। कौन से हालात? जब प्रक्रिया स्थिर दबाव पर हो रही हो, कांस्टेंट प्रेशर पर। अच्छा। तो ये एक तरह का पैकेज डील है ऊर्जा का, जिसमें सिस्टम की अपनी ऊर्जा और जगह बनाने का काम दोनों आ गए। और आपने कहा था स्रोतों में इसे स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि एंथैल्पी की वैल्यू सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि सिस्टम अभी किस हालत में है, उसका तापमान क्या है, दबाव क्या है, कौन सी चीजें हैं उसमें। ओके। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम इस हालत तक पहुंचा कैसे। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ की चोटी पर हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो आपकी ऊंचाई 1000 मीटर है। हाँ। ये एक स्टेट फंक्शन है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप सीधे चढ़े या घूम के आए या हेलीकॉप्टर से उतरे, बस आपकी अभी की पोजीशन मायने रखती है। अच्छा, समझा। एंथैल्पी के साथ भी यही है। और एक और बात, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, मतलब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। 1 किलो पानी की एंथैल्पी आधे किलो पानी से ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, स्टेट फंक्शन रास्ते से फर्क नहीं, मंजिल से है। लेकिन आपने ये भी कहा कि एंथैल्पी H खुद उतनी काम की नहीं जितना उसका बदलाव है, डेल्टा H। बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स में हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी प्रोसेस के दौरान ऊर्जा में कितना बदलाव आया। हाँ। कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो कितनी एनर्जी निकली या लगी। हाँ। कोई चीज पिघली तो कितनी एनर्जी यूज हुई। इसीलिए हम H की एब्सोल्यूट वैल्यू के बजाय एंथैल्पी में हुए चेंज यानी डेल्टा H पर फोकस करते हैं। और डेल्टा H क्या है? डेल्टा H बस फाइनल स्टेट की एंथैल्पी H2 और इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी H1 का अंतर है। डेल्टा H = H2 - H1। ये बताता है कि प्रोसेस में सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ी या घटी। तो ये डेल्टा H आंतरिक ऊर्जा में बदलाव डेल्टा U से कैसे जुड़ा है? क्योंकि H = U + PV था, तो क्या डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा PV होगा? एकदम सही, रिलेशन यही है। डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा PV। अब यहाँ सबसे मजेदार और काम की बात आती है। बताइए। उन प्रोसेस के बारे में सोचिए जो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, स्थिर दबाव पर,
और ऐसी प्रोसेस तो बहुत ही आम है। जैसे? लैब में ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस खुली बीकर में होती हैं, मतलब हवा के स्थिर दबाव पर। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं, प्रकृति में होने वाली ज्यादातर चीजें सब स्थिर दबाव पर ही होती हैं। हाँ, ये तो है। तो जब दबाव स्थिर है, P इक्वल्स कांस्टेंट, तो डेल्टा PV क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा P डेल्टा V, क्योंकि P तो बदल नहीं रहा, सिर्फ V बदल सकता है। ठीक है, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस P डेल्टा V स्थिर दबाव पर। हाँ, अब थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम याद करें। वो क्या कहता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आंतरिक ऊर्जा में बदलाव इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। हाँ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखें, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q P डेल्टा V हुआ। ओके। अब इस डेल्टा U की वैल्यू को हमारे पिछले समीकरण में रखिए। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V था ना? तो डेल्टा H इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। अच्छा, तो P डेल्टा V कट गया। कट गया। तो स्थिर दबाव पर क्या बचा? सिर्फ डेल्टा H इज इक्वल टू QP। यहां हमने Q के नीचे P लगाया है, ये बताने के लिए कि हीट स्थिर दबाव पर नापी गई है। अरे वाह, मतलब स्थिर दबाव पर एंथैल्पी में जो बदलाव आता है वो सीधे सीधे उस प्रक्रिया में ली गई या दी गई गर्मी हीट के बराबर है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई है ना? यही एंथैल्पी की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ा फायदा। हमें U और PV वर्क को अलग अलग नापने की झंझट नहीं। अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, जो अक्सर होता है, तो बस कैलोरीमीटर से नाप लो कि कितनी हीट अंदर आई या बाहर गई। वही आपके डेल्टा H की वैल्यू है। कमाल है, इसने तो थर्मोडायनामिक्स को बहुत आसान बना दिया होगा लैब में। बिल्कुल, और क्योंकि H एक स्टेट फंक्शन है, तो स्थिर दबाव पर Q0 इज इक्वल टू डेल्टा E20H099 भी एक स्टेट फंक्शन बन जाता है। मतलब हीट का लेन देन भी सिर्फ शुरुआत और अंत की अवस्था पर निर्भर करेगा, रास्ते पर नहीं। ये वाकई बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। यहाँ डेल्टा H और डेल्टा U का क्या रिश्ता है? आपने कहा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या ये हमेशा अहम होता है? ये इस पर निर्भर करता है कि रिएक्शन में जो चीजें शामिल है वो किस हाल में है, ठोस, तरल या गैस। अच्छा, कैसे? अगर रिएक्शन में सिर्फ ठोस यानी सॉलिड या तरल यानी लिक्विड है, तो रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम में बदलाव डेल्टा V बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। हाँ, सॉलिड और लिक्विड ज्यादा दबते या फैलते नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे में P डेल्टा V वाला टर्म लगभग 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, मतलब एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है। लेकिन कहानी बदल जाती है जब रिएक्शन में गैसें शामिल हों, या तो गैस बन रही हो या इस्तेमाल हो रही हो। क्यों? गैसों से क्या फर्क पड़ता है? अरे, गैसें तो जरा सा तापमान या दबाव बदलने पर बहुत फैलती या सिकुड़ती हैं। उनका वॉल्यूम V बहुत बदलता है, तो P डेल्टा V वाला टर्म अब इग्नोर नहीं कर सकते, वो जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो गैसों के मामले में P डेल्टा V को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो फिर डेल्टा H और डेल्टा U का रिश्ता कैसे निकालेंगे? यहाँ हम आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस समीकरण की मदद ले सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, याद है? हाँ, PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम माने कि गैसें आइडियल बर्ताव कर रही हैं, तो स्थिर तापमान और दबाव पर P डेल्टा V को हम डेल्टा NG/RT लिख सकते हैं। डेल्टा NG/RT। ये डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG है गैसीय उत्पादों के कुल मोल और गैसीय अभिकारकों के कुल मोल का अंतर। सिर्फ गैस के मोल गिनने हैं, सॉलिड या लिक्विड के नहीं। ओके, सिर्फ गैस के मोल का फर्क। हाँ, तो हमारा समीकरण बन जाता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। ये समीकरण गैसों वाली रिएक्शंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हमें बताता है कि जो हीट हमने नापी डेल्टा H और जो रिएक्शन की असल इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U है, उसमें कितना फर्क गैसों के फैलने या सिकुड़ने की वजह से आया है। मतलब वो डेल्टा NRT वाले काम की वजह से। समझ गया। मतलब अगर रिएक्शन में गैस के मोल बढ़ रहे हैं, डेल्टा NRT पॉजिटिव है, तो सिस्टम को फैलने के लिए काम करना पड़ा और डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा होगा। सही। और अगर मोल घट रहे हैं, डेल्टा NRT नेगेटिव है, तो सिस्टम सिकुड़ा, बाहर से उस पर काम हुआ
और डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, यही मतलब है इसका। अच्छा, अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी, जिसे डेल्टा आर एच कहते हैं, वो हमें बताती क्या है। जैसा हमने देखा, स्थिर दबाव पर ये सीधे सीधे रिएक्शन में निकलने वाली या लगने वाली हीट है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम सारे प्रोडक्ट्स की कुल एंथैल्पी लेते हैं और उसमें से सारे रिएक्टेंट्स की कुल एंथैल्पी घटा देते हैं। H of products, H of reactants. हाँ, डेल्टा आर एच इज इक्वल्स सिग्मा एच ऑफ प्रोडक्ट्स सिग्मा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ सिग्मा का मतलब है सबका जोड़। और इसकी वैल्यू का क्या मतलब? मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होने का? वो ऊष्मक्षेपी और ऊष्माशोषी कुछ होता है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर डेल्टा आर एच नेगेटिव आता है, मतलब प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, तो इसका मतलब है रिएक्शन के दौरान सिस्टम ने एनर्जी मतलब हीट बाहर दी है सराउंडिंग्स को। गर्मी निकली है। हाँ, गर्मी निकली है। ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। जैसे किसी चीज का जलना या एसिड और बेस का मिलना, ये माहौल को गर्म करती हैं। ठीक है। और अगर पॉजिटिव हो तो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, मतलब प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को होने के लिए बाहर से एनर्जी यानी हीट लेनी पड़ी है। हीट सोख ली उसने। हाँ, सोख ली। ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक। जैसे पानी का भाप बनना, उसे गर्मी देनी पड़ती है ना। हाँ। या वो इंस्टेंट कोल्ड पैक होते हैं, उनमें अमोनियम नाइट्रेट को पानी में घोलते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। अरे हाँ, वो हाथ से गर्मी खींच लेते हैं। बिल्कुल, वो एंडोथर्मिक है। अच्छा, तो डेल्टा एच का साइन बताता है कि गर्मी अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अब स्रोतों में स्टैंडर्ड एंथैल्पी का भी जिक्र था, जिसपे वो छोटा सा गोल जीरो लगा होता है, डेल्टा एच जीरो। ये स्टैंडर्ड क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल। सोचिए, अगर हमें दो अलग अलग फ्यूल के जलने से निकलने वाली एनर्जी की तुलना करनी हो, एक को शायद किसी ने ठंडे दिन में जलाया, दूसरे को गर्म दिन में, एक कम दबाव पर, दूसरा ज्यादा दबाव पर, तो तुलना कैसे करेंगे? ठीक से नहीं हो पाएगी। बात तो सही है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक मानक अवस्था, एक स्टैंडर्ड स्टेट तय की है, ताकि सारे माप एक ही बेसलाइन पर किए जा सकें। और वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? वो है दबाव एक बार, जो लगभग हवा के दबाव जितना है, और एक खास तापमान, जो आमतौर पर 298.15 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। एक बार और 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और साथ में ये भी माना जाता है कि उस रिएक्शन में शामिल हर चीज इन हालात में अपनी सबसे स्थिर भौतिक अवस्था में है। जैसे इस तापमान और दबाव पर पानी लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होता है, लोहा सॉलिड होता है, वगैरह। अच्छा। जब कोई रिएक्शन इन स्टैंडर्ड शर्तों पर कराई जाती है, तो उसके एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट्स कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बस तुलना करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड देता है, और इसमें वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा बी एच नॉट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा सी एच नॉट भी आते हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बहुत काम के प्रकार हैं। पहला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट। फॉर्मेशन मतलब बनना। हाँ, ये वो एंथैल्पी चेंज है जब कोई कंपाउंड, कोई यौगिक का ठीक 1 मोल बनता है, किससे? अपने बनाने वाले तत्वों से, एलिमेंट से, और वो सारे तत्व अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। उदाहरण? जैसे पानी H2O का बनना, उसकी डेल्टा एच नॉट वो एंथैल्पी चेंज है जब H2 गैस और O2 गैस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में मिलकर 1 मोल लिक्विड H2O स्टैंडर्ड स्टेट में बनाते हैं। ठीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। परिभाषा के हिसाब से किसी भी तत्व की अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मानी जाती है, 0। क्यों? ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है। जैसे हम समुद्र तल को 0 ऊंचाई मान लेते हैं ना, वैसे ही तत्वों को उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। जैसे O2, H2, लोहा Fe, ग्राफाइट C, इन सब की डेल्टा एच नॉट 0 होगी। अच्छा, तो इसका फायदा ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। हम अलग अलग कंपाउंड्स की ज्ञात डेल्टा HO वैल्यूज का इस्तेमाल करके किसी भी रिएक्शन की डेल्टा RH नॉट निकाल सकते हैं, चाहे हमने वो रिएक्शन कभी लैब में की ही ना हो। बस प्रोडक्ट्स की डेल्टा एच नॉट जोड़ो और उसमें से रिएक्टेंट्स की डेल्टा एच नॉट घटा दो। डेल्टा RH नॉट इक्वल समेशन डेल्टा एच नॉट
प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट्स। कमाल है, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही रिएक्शन की एनर्जी पता चल सकती है। ये तो बहुत पावरफुल है। और दूसरा क्या था? कंबशन। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन यानी डेल्टा CH नॉट। कंबस्टन यानी जलना। ये वो एंथैल्पी चेंज है जब किसी पदार्थ का एक मोल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से जल जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। अच्छा, जैसे मीथेन या लकड़ी का जलना। बिल्कुल। ये वैल्यूज अक्सर फ्यूल्स की एनर्जी बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जलने में तो हमेशा गर्मी निकलती है ना? हाँ, हमेशा। कंबस्टन हमेशा ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए डेल्टा H 0 की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती हैं। समझ गया। ये तो हुई केमिकल बदलावों की बात, लेकिन हमारे आसपास भौतिक बदलाव भी तो होते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, पानी उबलता है, कपूर हवा में गायब हो जाता है। क्या इनमें भी एंथैल्पी चेंज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इन्हें कहते हैं फेज ट्रांजिशन या अवस्था परिवर्तन, और ये आमतौर पर एक स्थिर तापमान पर होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, और स्थिर दबाव पर। इनके साथ जुड़े एंथैल्पी परिवर्तनों के भी अपने खास नाम हैं। जैसे? पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा VUSH। फ्यूजन मतलब गलना, मेल्टिंग। बर्फ का पानी बनना। हाँ, ये वो हीट या एंथैल्पी चेंज है जो एक मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। जैसे बर्फ के लिए H2OS से H2OL जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो डेल्टा VUSH की वैल्यू है +6.01 किलो जूल प्रति मोल। प्लस मतलब एंडोथर्मिक। हाँ, पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। बर्फ को पिघालने के लिए बाहर से गर्मी लेनी पड़ती है। ठीक है। और उबलना? उबलना यानी वेपराइजेशन। इसकी एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा VAPH। ये वो हीट है जो एक मोल लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर या गैस में बदलने के लिए चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पर। पानी का भाप बनना। हाँ, पानी के लिए H2O L to H2OG जब 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो डेल्टा VAPH की वैल्यू करीब +40.7 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये भी पॉजिटिव है। ये भी एंडोथर्मिक। पानी को उबालने के लिए लगातार गर्मी देनी पड़ती है। बिल्कुल, वो गर्मी अणुओं को दूर करने और उनके बीच के बॉन्ड तोड़ने में खर्च होती है। और वो कपूर वाला क्या था? सीधा सॉलिड से गैस? हाँ, उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसकी एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा SUBH। ये तब होता है जब एक मोल सॉलिड बिना लिक्विड बने सीधे वेपर में बदल जाता है, जैसे सूखी बर्फ, सॉलिड CO2 या आयोडीन या कपूर। अच्छा। किसी दिए गए तापमान पर ये एंथैल्पी चेंज उसी तापमान पर फ्यूजन और वेपराइजेशन की एंथैल्पी के जोड़ के बराबर होता है। डेल्टा SUBH इज इक्वल टू डेल्टा BUSH प्लस डेल्टा वेपराइजेशन H, और ये भी एंडोथर्मिक है। अच्छा, तो पिघलने, उबलने और सीधे गैस बनने, इन सब में एनर्जी लगती है, एंथैल्पी बढ़ती है। तो इसका मतलब इनका उल्टा करने में, जमने में, भाप का पानी बनने में या गैस से सीधा सॉलिड बनने में एनर्जी निकलेगी, एंथैल्पी घटेगी। एकदम सही। फ्रीजिंग की एंथैल्पी फ्यूजन के बराबर लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगी। पानी के लिए -6.01 किलो जूल मोल। वैसे ही कंडेंसेशन की एंथैल्पी वेपराइजेशन के बराबर लेकिन नेगेटिव होगी। पानी के लिए करीब -40.7 किलो जूल मोल। ये दिखाता है कि एंथैल्पी चेंज प्रोसेस की डायरेक्शन पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के आज हमने एंथैल्पी H को समझा। ये सिर्फ अंदर की ऊर्जा U नहीं, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, PV का हिस्सा भी है। H इज इक्वल टू U प्लस PV। हाँ, हमने जाना कि ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब सिर्फ हालत पर निर्भर करता है, रास्ते पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, स्थिर दबाव पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H सीधे सीधे हीट के बराबर है, डेल्टा H इक्वल्स टू QS। इससे इसे नापना आसान हो जाता है। बिल्कुल। फिर हमने डेल्टा H और डेल्टा U के रिश्ते को देखा, खासकर गैसों वाली रिएक्शंस के लिए। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। हमने केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा RH की बात की, कैसे उसका साइन बताता है कि रिएक्शन ऊष्माक्षेपी नेगेटिव डेल्टा H है या ऊष्माअशोषी पॉजिटिव डेल्टा H। हमने स्टैंडर्ड स्टेट
डेल्टा H0 की अहमियत समझी और फॉर्मेशन डेल्टा BH0 और कंबस्शन डेल्टा CH0 एंथैल्पी के बारे में जाना। और आखिर में हमने फिजिकल स्टेट चेंज, फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन से जुड़ी एंथैल्पी डेल्टा BOHH, डेल्टा VIPH और डेल्टा SUH पर भी बात की। बिल्कुल सही सारांश। एंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि किसी प्रोसेस में कितनी एनर्जी बदली, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि ऊर्जा किन रूपों में बदली। और स्थिर दबाव पर हीट के साथ इसका सीधा कनेक्शन इसे केमिस्ट, इंजीनियर और वैज्ञानिकों के लिए रोजमर्रा के काम का एक बहुत कीमती टूल बनाता है। चाहे नई दवा बनानी हो, ज्यादा कुशल इंजन डिजाइन करना हो या मौसम का अनुमान लगाना हो, एंथैल्पी की समझ कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। ये ऊर्जा के इस विशाल और उलझे हुए ताने बाने को समझने का एक प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीका है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने देखा कि कैसे अलग अलग रिएक्शंस और प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की सटीक वैल्यूज पता हैं या पता की जा सकती हैं। जरा सोचिए, इस जानकारी का हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इससे ऊर्जा बचाने वाले तरीके खोज सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। जैसे किसी फैक्ट्री प्रोसेस में एक स्टेप है जो ऊष्माक्षेपी है, बहुत गर्मी निकलती है। क्या उस गर्मी को पकड़कर उसी प्रोसेस के किसी ऊष्माशोषी स्टेप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बाहर से कम एनर्जी देनी पड़े? हाँ, हीट इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल संभव है। या फिर क्या हम इन डेल्टा H वैल्यूज का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नए, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट केमिकल रास्ते डिजाइन कर सकते हैं जो शायद प्रकृति में होते भी ना हो? ये तो रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया है कैटालिसिस और प्रोसेस डिजाइन में। तो एंथैल्पी के ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये शायद बेहतर भविष्य डिजाइन करने के औजार भी हो सकते हैं। इस पर सोचिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।